नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 16, जिसका नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसके पहले पार्ट के बारे में हमने बात कर लिया है, यानी फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है ऑलरेडी यूट्यूब पे चैनल पे। और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल को लिंक मिल जाएगा आपको। पहले उसे देखिए, इसके बाद इस वीडियो को आप देखिए, आपको ये पूरा चैप्टर क्लियरली समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये पूरी सीरीज अच्छी लग रही होगी, कुछ ना कुछ आपको फायदा इससे मिल रहा होगा। तो जरूर मुझे फीडबैक के माध्यम से आप मुझे सूचित करते रहे, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है या कह सकते हैं कि कुछ चीजें गलत हो रही हैं या आपके हिसाब से सही नहीं है, तो भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसमें कुछ ना कुछ सुधार कर पाऊं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ठीक है। आइए शुरू करें। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, जो हमारे पास वेस्ट डिस्पोजल है, इनका हम डिस्पोज कैसे कर सकते हैं। इन वेस्टेज का जो गार्बेज है, इनका डिस्पोज कैसे करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो डिस्पोज गार्बेज हैं या जो वेस्टेज हैं, उनका डिस्पोजल भी अलग अलग प्रकार से होता है। तो इस चीज को हमने ये 6 डिस्पोजल वे में या कह सकते हैं कि मेथड में हमने डिवाइड किया है। जैसे लैंडफिल कर सकते हैं, इंसिनरेशन कर सकते हैं, वेस्ट कंपैक्शन कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर हमने उसमें बात दी, पिछले वीडियो में ये 6 मेथड के बारे में हमने बात किया था, विद डिटेल हम फिर से बात करने वाले हैं इसके बारे में। बायोगैस जनरेशन, कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ये जो अक्सर कह सकते हैं कि ये ओल्ड थोड़ा प्रोसेस है और ये एडवांस प्रोसेस, ठीक है। ये एडवांस प्रोसेस, तो इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे लैंडफिल क्या होता है और इसमें किस किस प्रकार की गार्बेज या कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल को हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें जो लैंडफिल होता है वो होता क्या है, तो हमने देखा होगा रोड पर जो नगर निगम है या जो जहां भी सफाई कर्मचारी काम करते हैं, तो अलग अलग जगहों से वो कचरा या गार्बेज उठाते हैं और उन्हें ट्रक में डालते हैं। आपने जनरली देखा होगा, तो ट्रक में डालते हैं और ट्रक जो है वो गार्बेज को लेके कहाँ जाता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा घूमने वाले हैं, इधर उधर देखने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं शहर के बाहर आपको एक टीला सा मिल गया होगा या बहुत बड़ा पहाड़ जैसा रूप ले लेता है ये गार्बेज डालते डालते लोग। इस हिसाब से उसमें एक सॉर्टिंग होती है, वहां पे जाते हैं तो जाता है तो, और फिर उसके बाद लैंडफिल किया जाता है। तो हम ये कह रहे हैं, जैसे कहने का मतलब है कि ये लो लेइंग ओपन एरिया में, यानी कि शहर से दूर या जो रिहायशी क्षेत्र है जहां पे लोग रहते हैं, वहां से कुछ दूर हट करके लैंडफिल एरिया बनाया जाता है और वहां पे सॉर्टिंग की जाती है। सॉर्टिंग का मतलब होता है छांटना, उसमें से जो चीजें डिस्पोजल हो सकती हैं या कह सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल है, और कुछ हमने पीछे पढ़ा कि कुछ जो गार्बेज होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ क्या बोल सकते हैं उनको, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से उन्हीं चीजों को सेपरेट आउट करना है, सॉर्टिंग करना है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें बायोडिग्रेडेबल है और कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो बायोडिग्रेडेबल कचरा हो सकता है, जो गार्बेज होगा, उसको हम क्या करते हैं, उसे हम लैंडफिल, लो लेइंग लैंडफिल एरिया में लेकर ले जाते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, इसको देखिए ध्यान से कि जो वेस्ट होते हैं ये रीयूज्ड हो सकते हैं, रिसाइकल हो सकते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये ना हो सकते, जिनका रीयूज और रिसाइकल ना हो। उन सभी को देखिए, यहाँ पे सॉर्टिंग का मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, इन दो मेथड में या दो टाइप में हमने पूरे गार्बेज को क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया, सॉर्टिंग। अब उनमें से वैसे सब्सटेंसेस या वैसे जो गार्बेज हैं जो बायोडिग्रेडेबल तो है लेकिन उनका रीयूज ना किया जा सकता हो, यानी दोबारा वो यूज करने लायक नहीं है, या उनका रिसाइकल ना किया जा सकता, यानी ना उनको रीयूज किया जाए और ना ही उनका रिसाइकल हो सके, वैसी चीजों को ये सेपरेट आउट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। क्यों भाई? क्योंकि
ना इनको रीयूज किया जा सकता है, ना इनको रिसाइकल किया जाता है। तो इनको हम क्या करेंगे भाई, इनको हम लैंडफिल करेंगे, यानी कि इन्हें हम जो ऐसे क्षेत्र जहां पे गड्ढा है, या कह सकते हैं कि बाकी सतह से या बाकी समतल भागों से वो नीचे की ओर है, लो लेइंग है, वहां पे हम डंप कर देते हैं, वहां हम दबा देते हैं। तो दबाने का भी तरीका क्या होता है, देखिए डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली हम उसमें गार्बेज टू गार्बेज, गार्बेज के ऊपर गार्बेज ऐसे नहीं डालते जाएंगे। वहां पे हम करते क्या है, लेयर ऑफ सॉइल एडेड आफ्टर ईच लेयर ऑफ गार्बेज। ध्यान देना है, पहले क्या होगा, अगर हमने पहला लेयर क्या डाल दिया है, गार्बेज डाल दिया है, तो दूसरा लेयर हमारा क्या होगा, सॉइल का होगा। फिर तीसरा लेयर क्या होगा, गार्बेज का होगा। फिर चौथा लेयर क्या होगा, सॉइल का होगा। यानी गार्बेज के ऊपर सॉइल, सॉइल के ऊपर फिर गार्बेज, और फिर गार्बेज के ऊपर सॉइल। इस तरह से इसको हम ढक देते हैं कि जो चीजें हैं उसकी जो सड़न की स्मेल है या जो सड़ने का स्मेल है वो बाहर ना आए, वो मिट्टी के नीचे दबा रहे। और वो मिट्टी के नीचे जब दबा रहेगा तो ह्यूमस बनेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और वो तेजी से गलना शुरू होगा, यानी वो फिर से मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस वाले क्षेत्रों में क्या करते हैं, अगर वन दिस प्रोसेस, अगर ये उस क्षेत्र का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया, मान लो 2 लेयर 3 लेयर जो भी बनाना था वो लेयर बना दिया गया, तो उसके बाद वहां पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है, जिसे ये डिक्लेयर कर दिया जाता है बोर्ड लगा करके, या उस क्षेत्र को ऐसे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये जो क्षेत्र है, ये पर्टिकुलर क्षेत्र जहां पे ये लैंडफिल किया गया है, जो गार्बेज है उसको दबाया गया है, ये पर्टिकुलर क्षेत्र जो है ये अगले 20 साल के लिए भी किसी भी कंस्ट्रक्शन यानी किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए वैलिड नहीं है, यानी कि ये अनफिट है, यहाँ पे आपको बिल्डिंग नहीं बनानी है। ये क्यों भाई, क्योंकि आप जनरली जानते हैं जहां बिल्डिंग बनते हैं वहां के जो नींव होते हैं, जो बेस होता है उनका मजबूत बनाया जाता है, और यहाँ बेस में क्या भरा पड़ा है, गार्बेज भरा है। तो ये कमजोर है, अगर यहाँ बेस बनाया भी जाएगा तो ये हिलते रहेंगे, या कह सकते हैं कुछ समय बाद वो गार्बेज दबेगा, नीचे जाएगा, सड़ेगा, तो बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। इसलिए उस क्षेत्र को जो है अनफिट कर दिया जाता है अगले 20 साल के लिए, कि वहां पे कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट न की जाए। दूसरे तरीके की बात करते हैं हम यहाँ पे गार्बेज को डिस्पोज करने का, और यहाँ पे है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन यानी कि एक तेज हीट में, एक तेज आंच में, जिसको कह सकते हैं कि हम गार्बेज को जलाते हैं। और जलाने पे क्या होता है, तो देखिए ध्यान दीजिए, इंसिनरेशन क्या है, कैसा प्रोसेस है, तो ये कंबसन करता है, यानी गार्बेज को जला देता है। और गार्बेज जब जलेगा तो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है कि जब ये रिड्यूस तो होता है, लेकिन इन कंबस्टिबल मैटर सच एज एस एंड वेस्ट, वेस्ट गैसेस निकलते हैं, जो ये खत्म नहीं होते हैं। कुछ चीजें तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन जब ये गार्बेज जलाया जाता है तो दो चीजें इससे निकल करके बाहर आती हैं, एक तो उसका राख, और दूसरा कुछ ऐसी गैसेस जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, या कह सकते हैं कि हमारे अ, हमारी सांस के लिए काफी नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो इसमें से गैसेस निकलते हैं, और इन गैसेस को, जो गैसेस हैं, इनको पहले क्या किया जाता है, ये टॉक्सिक हो सकती हैं, लेकिन इनसे पहले इनको प्रोसेस किया जाता है, या कह सकते हैं कि इनको ट्रीट किया जाता है, सही किया जाता है। यानी कि अगर कोई यहाँ से जो गैसेस निकल रही हैं, इन गैसेस को एक अलग चेंबर में ले जाया जाता है, और इसमें जितने भी टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं, या जो हमारे इन्वायरमेंटल में प्रभावित करने वाले ऐसे पार्टिकल्स, उनको निकाल लिया जाता है, और सिर्फ वैसी गैसों को रिलीज किया जाता है इन्वायरमेंट में जो कि हमारे इन्वायरमेंट को और ज्यादा गंदा ना करे, और ज्यादा पोल्यूटेड ना करे, ठीक है। तो ये हो गया इंसिनरेशन, यानी कंबसन कर देना। अब इसमें होता क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि गार्बेज को जलाया जाता है, और जब जलाया जाता है तो मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो जाता है, उसका जल जाता है, यानी कि लगभग 90% वैल्यूम के आसपास वो रिड्यूस हो जाता है। अगर हम कहें, अगर हम 100% कोई चीज जला रहे हैं, तो इसमें हमें मिलेगा क्या, सिर्फ 10% में दो चीजें। तो हमने देखा दो चीजें मिल रही हैं क्या, एक एस और एक गैस, ठीक है, एक गैस इसमें। ये दो चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं 10%। यहाँ 90% क्या हुआ, ये रिड्यूस हो गया, ये खत्म हो गया, जल गया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम गार्बेज को रिड्यूस कर दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 10% चीजें हमें मिल रही हैं, जो कि एस यानी राख और गैसेस के फॉर्म में मिलती हैं। तो उस केस में क्या किया जाता है, और एक चीज और, इसके साथ साथ जब इसको जलाया जाता है
तो इसके हीट से जो जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर ली जाती है। ठीक है, जब ये जलाया जाता है तो इसका जो हीट रिड्यूस प्रोड्यूस होता है, इसके हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, एक तरह से ये फायदा हुआ। फिर इसके साथ साथ अगर हम कहें जो 10% में एस और गैसेस हैं, इनका हम क्या करते हैं, तो दिस प्रोसेस नॉट क्विट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। ये जो गैसेस हैं, या कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है थोड़ा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं, यानी हमारे इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हमें करना पड़ता है। क्यों क्यों ये ठीक नहीं है? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इस गैसेस में निकलती हैं। हमने जो बात किया कि इसमें से गैसेस निकलती हैं, कौन सी गैसेस निकलती हैं, तो मेनली बात करते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दो गैसेस निकलते हैं। हमने बात किया कि गैसेस निकलते हैं, तो ये दो गैसेस निकलते हैं। हमने बात किया एश जो निकलता है, राख निकलता है, तो इसके रोड बनाने के काम में ले लिया जाता है। यहाँ की ब्रिक्स जो है, इस राख से ब्रिक्स भी तैयार कर लिया जाता है, ईंटें तैयार कर ली जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ न कुछ यूजेबल चीजें हैं। यहाँ पे हम कुछ न कुछ इसको रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर हम कहें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो दो तरह की गैसेस इसमें से निकल रही हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, वार्म कर रही हैं, यानी ग्लोबली ये हीट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा ठीक प्रोसेस नहीं है, ये कह सकते हैं इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है ये। ठीक है, तो इस प्रोसेस को मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं दूसरे, वेस्ट कंपैक्शन। ये जो हमारा प्रोसेस है, हमने देखा दो प्रोसेस देख लिया वेस्ट डिस्पोज करने का। कौन कौन सा था भाई? तो लैंडफिल, ठीक है, लैंडफिल एरिया, और हमने देखा क्या, इंसिनरेशन। ये दो चीजें हमने देखा। इसके साथ अब यहाँ पे हम तीसरा प्रोसेस इसका देखने वाले हैं कि कौन सा प्रोसेस है या कैसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम गार्बेज को, जो वेस्ट है, इनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए वेस्ट कंपैक्शन। कंपैक्शन का मतलब ही क्या होता है? कंपैक्ट करना, यानी कि कोई भी बहुत बड़ी चीज को प्रेशराइज करके, दबा करके इसको एक छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट कर। ठीक है, कंपैक्ट, जिसमें से क्या होता है कि अगर ये चीजें खुली हुई हैं तो इसमें क्या है, एयर है। लेकिन अगर ये चीजें प्रेस कर दी गई, प्रेशराइज कर दी गई, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा करके, तो इसमें क्या होता है, एयर होता ही नहीं, इसमें एयर नहीं होता। ठीक है, तो इसमें एयर बचता ही नहीं है। एक तो ये हो गया कि गार्बेज को हमने कम क्षेत्र में कर लिया, कम एरिया में कर लिया, और उसमें से एयर निकाल दिया, जिससे कि ऑक्सीडेशन होने से वो बच जाएगा। यानी कोई भी अभिक्रिया, यानी कि जो कोई भी रिएक्शन है, जो गैसेस हैं, या कह सकते हैं कि जो मेटल है, वो हमारे इन्वायरमेंट के साथ ज्यादा रिएक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। तो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कैंस हो गया, जो कि हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, प्लास्टिक बोटल्स हो गए, जैसे ऑयल आता है, कोल्ड ड्रिंक आता है, दूध आता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्लास्टिक बोतल में हमें मार्केट में मिल जाती हैं। ठीक है, तो इनको कंपैक्ट किया जाता है किसमें, ब्लॉक्स। ब्लॉक्स में छोटे छोटे, जैसे आप देख रहे हो ये ब्लॉक्स बने, ये क्या है, एक ब्लॉक बना हुआ, एक ऐसे गार्बेज का एक ब्लॉक बना दिया गया। इसको कंपैक्ट करके इतना ज्यादा प्रेशराइज कर दिया जाता है कि इसको एक ब्लॉक जैसा बना दिया जाता है, और इसे फिर रिसाइकलिंग के लिए। ब्लॉक बनाने का फायदा क्या क्या है, आप देखो यहाँ पे। ब्लॉक बनाने से फायदा ये है कि आप इसको कंपैक्ट कर दोगे तो इससे एयर निकल जाएगा, और एयर निकल जाएगा तो ऑक्सीडेशन मेटल के साथ नहीं होगा। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन मेटल किसी एयर के साथ कंबाइन होता है, यानी कि एयर जो है किसी मेटल के साथ कॉम्बिनेशन करता है, यानी कि मिलता है, तो वहां पे रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, और रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जब ये कंपैक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, तो इससे एयर इसके साथ नहीं जुड़ेगा, तो मेटल, जो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल है, ये प्रिवेंट हो जाएगा। रिड्यूस एयर स्पेस नीड, और जो जरूरत है, जैसे ये एक बड़े क्षेत्र में ये अपना एरिया घेरा हुआ है, लेकिन अगर हमने इसको छोटे से कंपैक्ट कर लिया तो इसका एरिया कम हो गया, तो एरिया की जरूरत हमें मिल जाएगी, यानी एरिया मिलेगा। इस प्रकार अगर हम कहें तो जो ट्रांसपोर्टेशन या पोजिशनिंग है, ये काफी इजी हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में रखने में या कहीं ले जाने में हम ज्यादा से ज्यादा मटेरियल एक बार में कन्वे कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया वेस्ट कंपैक्शन। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे अब बायोगैस जनरेशन के बारे में। ठीक है, बायोगैस जनरेशन क्या है? तो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, सच एज फूड आइटम, एनिमल वेस्ट और ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, जितने भी अगर हम कहें जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हमने ऊपर बात किया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे कि फूड आइटम्स है, जो भी हमारा खाना एक्स्ट्रा हो जाता है या बच जाता है, एनिमल वेस्टेज है। एनिमल वेस्टेज का मतलब क्या है? यहाँ पे जो उनका चारा है या जो जो उन्होंने क्रिएट किया है ना, या ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज है जिनमें ऑर्गेनिक काम हो रहे हैं या उस तरह से जो चीजें हो रही हैं, तो उनके जो वेस्टेज हैं, या फूड पैकेजिंग है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो इन सभी इंडस्ट्रीज से क्या किया जाता है? सेंड टू बायोडिग्रेडेशन प्लांट। ये सभी वेस्टेज जो है बायोडिग्रेडेशन प्लांट को भेज, और बायोडिग्रेडेशन प्लांट में क्या होता है भाई? तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेशन प्लांट में होता क्या है? तो यहाँ पे इस वेस्टेज को कन्वर्ट किया जाता है बायोगैस। कैसे? तो डिग्रेडेशन, यानी इन सभी वेस्टेज को बैक्टीरिया की मदद से, फंगी या कुछ जो अदर माइक्रोब्स हैं, इनकी मदद से डिग्रेडेशन किया जाता है, इनको गलाया जाता है, सड़ाया जाता है। ठीक है, इनको गलाया और सड़ाया जाता है, जिसकी वजह से बायोगैस प्रोड्यूस होता है, में ये चेंज होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक मैटर जो है ये सर्व करते हैं, जैसे एज ए फूड एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनके लिए भोजन तैयार हो जाता है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये क्या है? भोजन है, यानी भोजन के रूप में सर्व किया जाता है, ये भोजन के रूप में करते हैं, लेकिन हमारा काम क्या हो जाता है? बायोगैस में ये कन्वर्ट होता है। द डिग्रेडेशन हैपन एनारोबिकली, यानी विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एनारोबिकली और एरोबिकली। तो विदाउट ऑक्सीजन ये डिग्रेडेशन पॉसिबल होता है, यानी कि इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगर ऑक्सीजन इसके साथ टच में है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, तो ये डिग्रेडेशन अच्छे से नहीं होगा। यानी जब हम यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते हैं या किसी मेथड, अभी हम बताएंगे, एक हम टैंक बनाते हैं जिसमें बायोगैस बनाते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं जाता, तो ऑक्सीजन जब नहीं जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एज ए फूड, ये जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं, ये इनको एज ए फूड हम प्रोवाइड कराते हैं। और वहां पर विदाउट ऑक्सीजन प्रेजेंट, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता और तब ये डिग्रेडेशन होता है, वो गलता है, सड़ता है, और फिर वहां से बायोगैस हमें प्रोड्यूस। बायोगैस इज जनरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से हमें मिलता क्या है? तो बायोगैस जनरेट होता है और इसका प्रयोग हम एज ए फ्यूल एंड रेसिड्यू इज यूज्ड एज मैन्योर। और जो इसका बचा हुआ पार्ट होता है, पहले तो हम इसके गैस को यूज कर लेते हैं एज ए फ्यूल, कुकिंग में या और अदर अदर अलग अलग फंक्शंस में, लेकिन जो इसका बचा हुआ पार्ट होता है, रेसिड्यू होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है, उसको हम एज ए मैन्योर यूज, एज ए खाद यूज करते हैं। ठीक है, जो कि काफी हेल्दी भी होता है खेत के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए ये टैंक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जितने भी वेस्ट मटेरियल हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल को देखा, ये सभी हम यहाँ से इनलेट के थ्रू इसमें डालते हैं। ठीक है, ये स्लरी हो जाता है, घुल जाता है, और फिर इसमें से ये जब डिग्रेडेशन होते हैं यहाँ पे फंगी के द्वारा, है ना, फंगी हो गया और माइक्रोब्स हो गए, जो भी माइक्रोब्स हैं, इन सब के थ्रू जो गैस ये प्रोड्यूस होती है, जब डिग्रेडेशन होता है तो गैस निकलती है, और गैस को हम ये पाइप के थ्रू यहाँ पे सील लगा रखे हैं, और पाइप के थ्रू ये निकल करके ये हमारे यूज के लिए एज ए फ्यूल हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, एज ए फ्यूल इसे हम यूज करते हैं। और फिर ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं या जो रेसिड्यू हम कह सकते हैं, ये जो होता है ये दूसरे टैंक में हम खींचते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, एक्सेस कवर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको आउटलेट, आउटलेट का मतलब क्या है? इसको यहाँ से हम निकालते रहते हैं, क्योंकि तो इस वेस्ट मटेरियल में जो भी गैसेस थे उनको प्रोड्यूस कर लिया गया है, तो इन बैक्टीरिया को, इन माइक्रो फंगीज को, जो भी है, इनको क्या चाहिए? अदर फूड चाहिए, तो हम फिर दूसरा फूड यहाँ से हम सप्लाई करते रहते हैं और यहाँ से हम इसको निकालते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है डेली, और जब चेंज होगा तो इसमें गैस कंटिन्यू बनती रहे। तो इस तरह से हम वेस्ट मटेरियल का बायोगैस भी कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि काफी उपयोगी होता है हमारे। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे अब कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग से भी हम जो वेस्ट मटेरियल है इनको हम कंपोस्ट करके कह सकते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, या जो वेस्ट मटेरियल है इनका एक प्रोसेस है इनको डिकम्पोज कर। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंपोस्टिंग में भी क्या चाहिए होता है, तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ठीक है, यहाँ भी वही चीजें आएंगी या वही वेस्ट मटेरियल आएगा जो कि हम जिसका हम बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वही चीजें यहाँ कंपोस्टिंग के लिए भी यूज होती है। ठीक है, यहाँ होता क्या है, रोटिंग एंड कन्वर्जन, चीजों को सड़ाया जाता है और उसे कन्वर्ट किया जाता है, उन्हें किसमें, मैन्योर में, खाद में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं डिकम्पोज होते हैं टाइम, एक टाइम में फिक्स टाइम होता है कि अलग अलग जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनका एक फिक्स टाइम होता है कि कितने समय में वो डिकम्पोज हो सकते हैं। फूड स्क्रैप, जो बचा हुआ भोजन है, या यार्ड वेस्ट है जो खेतों में, या कह सकते हैं कि जो फार्म हाउस में या जो पशु जहाँ पे रह रहे हैं, इन सभी से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है इनको एक मेजर ऑर्गेनिक वेस्ट में इकट्ठा किया जाता है और वहीं पे रोज रोज जमा किया जाता है। और रोज रोज जमा जब किया जाएगा तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस बनता है, कंपोस्टिंग स्टार्ट होती है कुछ समय बाद, और ये ऑर्गेनिक वेस्ट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको किया क्या जाता है, एक गड्ढा खोदा जाता है, बरीड किया जाता है, एक गड्ढा खोदा जाता है बड़ा सा, और इसमें जितने भी ये वेस्ट हैं, यार्ड वेस्ट हो या फूड स्क्रैप हो, इस तरह के जो कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है इनको डिकम्पोज करने के लिए इस गड्ढे में क्या करते हैं, हम इसको जमा करते हैं। और जमा जब करते हैं तो ये कुछ समय बाद इसको एक मिट्टी से, जब ये भर जाएगा तो इसके ऊपरी लेयर पे क्या कर देंगे, मिट्टी का एक लेयर डाल देंगे, यानी मिट्टी से इसको ढक देंगे। ढकने के बाद क्या होगा कि कुछ समय के लिए हम इसे छोड़ देंगे वैसे ही, और फिर इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आते हैं, जन्म लेते हैं, या बैक्टीरिया होते हैं या फंगी होते हैं, ये सभी इसको क्या करना शुरू कर देते हैं, डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। और फिर ये दिस रिजल्ट द इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर। और जब ये डिकम्पोज होता है तो मैन्योर के फॉर्म में होता है, और मैन्योर कैसा होता है, न्यूट्रिएंट से भरा हुआ मैन्योर। ठीक है, काफी लाभदायक होता है खेत के लिए। इसके साथ साथ इस प्रोसेस के साथ हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट एंड रिप्लेनिश इन द सॉइल, जो उस मिट्टी में, जहां भी मिट्टी में इस खाद को हम डालेंगे, हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हम इंश्योर कर रहे हैं कि इस तरह से हमारी मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट है वो बनी रहे। ठीक है, कि आगे फर्दर भी जब भी हम कोई खेती करते हैं या जो भी कोई फसल हम उसमें उगाते हैं तो अच्छा फसल हो दे। इसके साथ साथ एनरिचिंग द सॉइल, कंपोस्टिंग आल्सो इंक्रीज द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। जब ये हम सॉइल को इंक्रीज करते हैं, कंपोस्ट को क्या बोलते हैं, इसके साथ साथ मिट्टी में जो इनरिचिंग हो जाती है, कह सकते हैं कि उसमें स्पेस बनने लगता है। ठीक है, जब ये खाद या कंपोस्ट मिट्टी के साथ मिला होता है तो उसमें गैप बनती है, उस मिट्टी में गैप बनती है, और जब गैप बनती है तो वाटर रिटेंशन होता है। ठीक है, यानी कि जो वाटर सिपिंग है, जो हमने वाटर साइकिल में पढ़ा था कि पानी नीचे सिप करके जाता है ना, रिस करके नीचे की ओर जाता है तो तेजी से जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है या जो भी अल्टरनेटिव कह सकते हैं कम केमिकल, इट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू केमिकल फर्टिलाइजर। और ये जो मैन्योर है, इस मैन्योर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर, ये किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर से कहीं भी बेस्ट, एक बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे आइए देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखो, इस गड्ढे में या इस जगह पे हमने ये क्या किया, ये जो सड़ी हुई या पुरानी जो डालियां हैं या पत्तियां हैं, इनको हमने यहाँ पे लाके इकट्ठा कर दिया हमने। तो ये धीरे धीरे क्या होगी, ये सड़ने लगेगी। ठीक है, और सड़ने के साथ साथ इसमें ये जो बैक्टीरिया के साथ साथ फंगी के साथ साथ ये जो वार्म है, केचुए हैं, ये इसमें जन्म ले लेते हैं और ये तेजी से इनको खाते हैं और ये डिकम्पोज कर देते हैं। इस तरह से ये जल्दी से जल्दी मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। हमने बात किया था कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, तो कंपोस्टिंग का ही एडवांस टेक्निकल कह सकते हैं कि एडवांस। ठीक है, ये भी कंपोस्टिंग ही है, ठीक वैसे ही है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस टेक्निक। इसके बारे में जान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अर्थवार्म, जिसको रेड वार्म भी कहते हैं, हम इस कंपोस्टिंग में डालते हैं। हमने पिछले वाले में क्या किया, हमने रेड वार्म या अर्थवार्म नहीं डाला, वो खुद ब खुद उसमें जन्म लिए। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि अर्थवार्म का ही प्रकार है जिसको रेड वार्म कहते हैं, इसका हम यूज करते हैं कंपोस्टिंग बनाने के। ठीक है, और इस मेथड में क्या होता है कि कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वार्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट।
बस थोड़ा सा नाम चेंज हो गया, किस लिए? तो यहाँ पे हम जब कंपोस्ट करते हैं किसी भी चीज को, किसकी मदद से? रेड वर्म की मदद से, ठीक है। रेड वर्म की मदद से जब हम किसी चीज को कंपोस्ट करते हैं, तो जो उससे बनने वाला जो खाद है या जो कंपोस्टिंग तरीका है, उसे हम क्या करते हैं? वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। हमने वहां पे रेड वर्म को नहीं बुलाया या नहीं डाला, तो हमने उसको सिर्फ कंपोस्टिंग कहा। लेकिन अगर हम किसी चीज को कंपोस्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वर्मी कंपोस्ट। इज इट क्लियर? आइए बात करते हैं यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक। वैसे ही जैसे हमने डिग्रेडेशन किया ऑर्गेनिक मैटर का पिछले वाले टॉपिक में देखा, है ना, तो सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बस जुड़ा हुआ है, रेड वर्म, ठीक है, इंटू न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर। एक प्रोसेस है वर्मी कंपोस्टिंग, कुछ और नहीं है, ये भी एक प्रोसेस है जिसको हम वर्म्स फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंटू न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर, ठीक वैसे ही है। बस इसमें एक फर्क है कि आप यहाँ पे रेड वर्म यूज, वर्म कंज्यूम, जो वर्म्स होते हैं, जो ये केचुए होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, पहले खाते हैं फिर इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्ट करने के बाद ये क्या निकालते हैं? तो ऑर्गेनिक मैटर निकालते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए क्या होता है, द बाई प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। जब ये डाइजेशन इनका होता है तो क्या निकलता है वहां पे, ठीक है। तो विच आर एक्सक्रिएटेड, ये एक्सक्रिएट करते हैं, जो वार्म होते हैं ये एक्सक्रिएट करते हैं और मेक द सॉइल न्यूट्रिएंट, जो एक्सक्रिएट करते हैं वो क्या होता है? सॉइल को न्यूट्रिएंट बना देता है। दस इस प्रकार एनहेंसिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड, इस तरह से क्या होता है? वहां पे बैक्टीरिया और फंगी का ग्रोथ होता है। इट इज ऑल्सो फॉर मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशन कंपोस्टिंग। ये जो ट्रेडिशन कंपोस्टिंग जो हमने पिछले टॉपिक में देखा था, वो ट्रेडिशन कंपोस्टिंग है, जो कि पुराने ढांचे पे चल रहा है। हमने डाला, सड़ाया, अपने आप से जितना टाइम लगा वो सड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो वर्मी कंपोस्टिंग है, ये थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये थोड़ा कम समय में ही एक रिच मैन्योर जो है ये प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो रेड वर्म डू नॉट सर्वाइव इन द वेरी हॉट। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि जो रेड वर्म है ये बहुत ही ज्यादा हॉट एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकता और ना ही ज्यादा कोल्ड एरिया में सर्वाइव कर सकता, ठीक है। तो इसको कैसा एरिया चाहिए? तो थोड़ा ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड है, इसके आसपास थोड़ा मॉइस्चर चाहिए। तो क्या करते हैं जो लोग वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, ठीक है, जो वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या डाल दिया? रेड वार्म डाल दिया। तो रेड वार्म डालने के बाद ये 2 दिन 3 दिन तक क्या करते हैं? स्प्रिंकलिंग करते हैं, पानी का छिड़काव कर देते हैं कि यहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर बना रहे, ये जिंदा रहे। बहुत ज्यादा हॉट या बहुत ज्यादा ठंडा हो जाने से क्या होगा? ये मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका वर्मी कंपोस्टिंग फिर वर्मी कंपोस्टिंग ना होकर के फिर कंपोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल हो जाएगा। जब उसमें वर्मी रेड वार्म नहीं होगा तो ट्रेडिशनल हो जाएगा। तो रेड वार्म को जीवित रखने के लिए वाटर का क्या करते हैं? स्प्रिंकल करते रहते हैं, वाटर का छिड़काव करते रहते हैं, जैसे किसी एरिया में क्या बना रहे, ये जहां भी है यहाँ पे ये मॉइस्चर बना रहे और इनको लगे कि नहीं मौसम ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3R, अगर हम वेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, गार्बेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये 3R पढ़ना बहुत जरूरी है। 3R क्या है भाई? ये 3R क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब कम से कम उपयोग करो, रीयूज का मतलब दोबारा उपयोग करो, और रिसाइकल का मतलब है उस प्रोडक्ट को दोबारा आप फिर से कंपनी में भेजो और उसका कुछ और बना करके या वही चीज बन करके आए, फिर से आप उसे फ्रेश के रूप में यूज करो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? बाई फॉलोइंग द 3 R's वी कैन सेव एनर्जी। अगर हम ये 3 R फॉलो करते हैं, मानते हैं, तो हम एनर्जी को बचा सकते हैं, हम ट्रीज को बचा सकते हैं, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, और बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, इनको बचा सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, हम अपने वातावरण को बचा सकते हैं। अगर हम 3R फॉलो करें तो हम पौधों, एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, अपने वातावरण को भी हम बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिड्यूस क्या। रिड्यूस का मतलब कंजप्शन शुड बी रिड्यूसेड, जो भी हम प्रयोग में लाते हैं उनको हम थोड़ा कम करें, ठीक है। कम का मतलब है अगर हमें जितनी जरूरत है ठीक है हम करें उतनी, ठीक है, लेकिन एक्सेसिव ना हो, कहीं वेस्ट ना कर दें, इस चीज का भी हमें ध्यान देना है। तो क्या है? कम कंजप्शन शुड बी रिड्यूस, द प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड ओनली
व्हेन इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। कुछ चीजों को ऐसे ही समय पे आप यूज करो, ठीक है, जब बहुत ही ज्यादा आपको जरूरी होता। अगर किसी और चीज से या उसको ना यूज करने से भी आपका काम चल रहा है तो मत यूज, ठीक है। रीयूज का मतलब दोबारा प्रयोग कर। आइटम्स सच एज ओल्ड न्यूज़पेपर एनवेलप कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग देम आउट। जो न्यूज़पेपर होता है, एनवेलप होता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारी लाइफ में, हमारे साथ साथ होता रहता है, हम करते रहते हैं, जिनको हम दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। किसकी जगह पे? कि हम उसे फेंके ना। हम क्या करते हैं, एक बार हमने पढ़ा, देखा, फेंक दिया। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं हमसे जुड़ी हुई, या बहुत सारी एक्टिविटीज हैं हमसे जुड़ी हुई, जहां पे हम देखते हैं कि कुछ कुछ चीजों का हम दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं अगर उसे हम ना फेंकें तो ऐसी चीजों को हमें नहीं फेंकना चाहिए, उसका दोबारा प्रयोग में उसे लाना चाहिए, ठीक है। तीसरी क्या है? रिसाइकिल, यानी दोबारा से उसी चीज को बना देना। इसमें क्या होता है, तो रीयूजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको दोबारा प्रयोग में लाया जाता है, और इसके साथ साथ डिस्कार्डेड एंड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट एंड पॉल्यूशन। इससे बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम प्रयोग, अगर हम प्रॉपर डस्टबिन करें, उसको प्रॉपर डिस्पोज करें प्रॉपर तरीके से, तो फिर से एक अच्छी जगह पे जा सकती है, या कह सकते हैं कि जहां उसकी जरूरत है वो जाएगी, और वहां जाने के बाद फिर से उसको रीयूज के लायक बना दिया जाए फैक्ट्रीज में, कंपनीज में, ठीक है। तो इस तरह से हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं। देखिए रिड्यूस, एरो देख रहे हो आप, अंदर की ओर है, यानी कम करो, ठीक है, कोई भी चीज कम से कम करो। रीयूज, अगर आपने इसे एक बार यूज कर लिया तो ये दोबारा फिर से आपको यूज करने लायक है, आप यूज कर सकते हो। रिसाइकल यानी हमने उपयोग किया, फिर उसे प्रॉपर डिस्कम्पोज किया, और फिर फैक्ट्री में जाकर के हमारे लिए फिर से उपयोग में वो आ गया, फिर से प्रयोग करने के लिए वो मार्केट में क्या हुआ, आ गया। ये हो गया री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हाउ इज गार्बेज रिसाइकल्ड। जो गार्बेज होता है और रिसाइकल्ड कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान। तो जो गार्बेज होते हैं, जैसे देखिए, दिस गार्बेज बिन्स आर कैरी टू डिफरेंट साइक्लिंग प्लांट। ये जो गार्बेज होते हैं ये कुछ रिसाइकलिंग प्लांट्स में ले जाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार, क्योंकि अलग अलग प्रकार के गार्बेज भी होते हैं। कुछ प्लास्टिक गार्बेज है, कुछ आयरन है, कुछ मेटल है, कुछ तमाम तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो इनको अलग अलग रूप में छांटा जाता है, सॉर्टिंग किया जाता है, और फिर ये डिफरेंट रिसाइकलिंग प्लांट में ले जाता है। फिर वहां क्या होता है, तो वेयर द वेस्टेज आर सेग्रेटेड, ठीक है, इनटू टू डिफरेंट ग्रुप। इन्हें दो ग्रुप में वहां पे बांट दिया जाए। ऑल ड्राई वेस्ट, सबसे पहले ड्राई वेस्ट, इसमें क्या होता है, न्यूज़पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, ग्लास आइटम हो गया, एंड अदर वेस्ट आर सेपरेटेड इनटू सेपरेट कंटेनर। एक अलग वेस्ट में ये डाल, वेयर इट कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज टू प्रोड्यूस न्यू यूजेबल प्रोडक्ट। और इनका प्रयोग करके फिर से इनका रीयूजेबल प्रोडक्ट बना दिया जाता है, जिनको फिर बाद में यूज किया जाता है। रिसाइकलिंग पेपर, पेपर इज डेराइव फ्रॉम ट्री। अगर हम पेपर का रिसाइकल कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम पेपर का रिसाइकल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पेपर कहाँ से आता है, पौधों से आता है, ठीक है। और इट कैन बी रिसाइकल एंड कैन बी यूज्ड एन अल्टरनेटिव ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के को अल्टरनेट करने से, अगर हम कहें कि इस पेपर का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, प्लास्टिक की जगह पे कर सकते हैं, प्लास्टिक की जगह पे अल्टरनेटिव कर सकते हैं, तो हमें इसको रिसाइकल करके बार बार उपयोग में ले, क्योंकि अगर हम पेपर को रिसाइकल करेंगे तो पेड़ों की कम कटाई होगी, है ना, पेड़ कम काटे जाएंगे, जिससे कि हमारा एनवायरमेंटल क्या होगा, बैलेंस। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द पेपर सेव द एनवायरमेंट। अगर हम पेपर को रिसाइकल कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये अपनी जिंदगी में अमल लाने के लिए है, यानी अपनी जिंदगी से इसको जोड़ करके रखना है। अब जैसे देखो, सपोज दैट, मानो ये कैन है, हमने इसका प्रयोग किया, ठीक है। ये केन कहाँ है, सुपरमार्केट में। सुपरमार्केट से हमने इसको बाई किया, परचेज किया, ठीक है, फ्रिज के फॉर्म में हमने पिया, पी करके क्या किया, डस्टबिन में डाल।
डस्टबिन से निकल करके ट्रकों में डाल करके ये कहाँ जाता है, फैक्ट्रीज में जाता है, फिर वहां उससे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर उसे एक भट्ठी में गलाया जाता है और गला करके फिर से कैन, और ये फिर कैन कहाँ पहुंच गया, शोरूम में, सुपर मार्केट। यानी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एक ही चीज को कई बार रीयूज कर सकते हैं प्रेस के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से हमें और से ज्यादा प्लास्टिक हमारे जगह पे या हमारी धरती पर नहीं बने, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जितना हम कम डिमांड करेंगे उतना कम बनेगा, सीधी सी बात है। अगर हमारा डिमांड कम होगा तो फैक्ट्री में वो चीजें भी कम बनेंगी, ठीक है। बात कर लेते हैं प्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक होते हैं ये कई रेंज में होते हैं, बहुत सारे मटेरियल इसमें होते हैं। ये सिंथेटिक होते हैं या सेमी सिंथेटिक होते हैं, यानी कुछ तो ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से सिंथेटिक है, लेकिन कुछ सेमी सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। दैट आर मेलेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू सॉलिड ऑब्जेक्ट। ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मेलेबल किया जाता है और इसको मोल्ड किया जाता है, यानी कि एक कह सकते हैं कि सॉलिड ऑब्जेक्ट के रूप में बना दिया जाता है। प्लास्टिक क्या होता है, कैन बी रिसाइकल, ये रिसाइकल हो सकता है, रीयूज हो सकता है, कलर्ड होता है, मेल्टेड होता है, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर। बहुत सारी चीजें इससे बनाई जा सकती हैं, रिसाइकल करके, रियूज करके, इसको कलर करके या मेल्ट करके या रोल करके शीट के फॉर्म में या वायर के फॉर्म में इसको बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट हो सकता है। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक सबसे बड़ी चीज है। प्लास्टिक क्या है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो इसलिए जितना कम से कम इसका प्रयोग हम कर सकें हमें करना चाहिए। और ये इस बायोडिग्रेडेबल होने के कारण ये क्या करता है, मेजर हेल्थ हजार्ड करता है, हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा, हमारे हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और फॉर एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, हमें यानी मनुष्य के साथ साथ ये जानवरों के भी हेल्थ पे क्या करता है, नुकसानदायक होता है। तो प्लास्टिक को जितना कम से कम हो हमें यूज करना चाहिए। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक गिव आउट हार्मफुल गैसेस, जितने भी प्लास्टिक है चाहे कोई भी हो, हम कहते हैं ये बढ़िया वाला प्लास्टिक है, ये ऐसा प्लास्टिक है, वह ऐसा नहीं, सभी प्लास्टिक हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, गिव आउट करते हैं जब हम इन्हें अपॉन हीटिंग और बर्निंग। जैसे ही अब किसी भी प्लास्टिक को आप जलाओ या गर्म करो तो इससे बहुत ही ज्यादा हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, और ये गैसेस हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसके इंक्लूडिंग कैंसर और यानी कि ये कैंसर भी हमें दे सकती है इन ह्यूमन। मनुष्यों की बात करें तो हमें बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि हमें कैंसर भी हो सकता है, किसके गैसेस से, तो प्लास्टिक के गैसेस, ठीक है। तो हमें जितना कम से कम हो सके प्लास्टिक का प्रयोग करना चाहिए। आइए समरी देखते हैं इस चैप्टर का, जो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा उसे भी और जो सेकेंड पार्ट में हमने देखा उसको भी हम टोटल यहाँ पे समराइज करने वाले हैं। आगे देखिए, लैंडफिल इज एन एरिया, क्या है लैंडफिल, क्या है, वो वैसा जगह है जहाँ पे हम गार्बेज को कलेक्ट करते हैं, जो शहर से थोड़ा बाहर होता है वहां हम डंप करते हैं, और उस एरिया में पहले जो भी हम गार्बेज डालते हैं उसके ऊपर सॉइल डालते हैं, और सॉइल डालने के बाद हम उसे क्या कर देते हैं, कन्वर्टेड इनटू अ पार्क, क्योंकि वहां घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए वो फिट नहीं होता, अनफिट होता है, इसलिए हम उसे पार्क में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्टिंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग दैट फ्रॉम किचन इनटू मैन्योर इज कन्फर्म, जो भी प्लांट और एनिमल के वेस्टेज हैं या जो किचन से निकल रहे हैं, इन सभी को हम मैन्योर में बदल देते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग, जिसको हम ट्रेडिशनल कंपोस्टिंग भी कहते हैं। लेकिन उसी के साथ अगर हम बात करें कि उन्हीं सभी चीजों को अगर हम रेड वॉर्म का प्रयोग करके कंपोस्ट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। पेपर कैन बी रिसाइकल टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट, पेपर का हम प्रयोग करके या रिसाइकल करके हम कुछ और भी अलग अलग यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग, प्लास्टिक कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस, ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं सीधी सीधी बात कि प्लास्टिक जो है हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा, ठीक है, लेस और ज्यादा से ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस है, इसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, या कह सकते हैं कि प्लास्टिक को हम कंपोस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक कैसा है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल,
नॉन बायोडिग्रेडेबल। वी नीड टू जनरेट लेस वेस्ट, हमें आवश्यकता है कि हम कम से कम वेस्ट जनरेट करें, ठीक है। और इस तरह की चीजों को हम फाइंड भी करें, डील करें, जिससे कि हमारा इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ गार्बेज इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। फाइंड वेज ऑफ डीलिंग विद द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ गार्बेज इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास गार्बेज की मात्रा ज्यादा ना हो, यानी हमारे आसपास गार्बेज ज्यादा ना बने। और ये कब होगा, जब हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे आसपास या हम ज्यादा कम से कम गार्बेज जो है या कह सकते हैं वेस्ट जनरेट करें, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही। तो ये हो गया क्या, एंड ऑफ दिस चैप्टर। और इस तरह से क्या हुआ, क्लास 6 का जो साइंस है वो कंप्लीट हो गया। क्लास 6 साइंस जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और हम अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 का साइंस, ठीक है। क्लास 7 साइंस हम बात करेंगे इसमें। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फीडबैक जरूर दें। अगर यहाँ तक आ गए हैं आप, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जल्दी हम मिलते हैं क्लास 7 साइंस की वीडियो के चैप्टर 1 के साथ। आई थिंक प्लांट न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर का नाम है। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।